नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुके हैं हम आप सभी के साथ जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको बताते चले, यदि झारखंड में जेटेट परीक्षा में 101% यदि आप सफलता पाना चाह रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर जो है बहुत ही अच्छे तरह से जैक की किताब यानी जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से 6 to 10 तक की पूरी तैयारी करवाई जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर इंटर तक की भी तैयारी करवा दी जाएगी। तो इसके लिए आपको यदि चाहते हैं कि यहाँ पर जेसीईआरटी जैक का किताब का पूरा नोट्स और पीडीएफ मिल जाए और उससे हम तैयारी करें तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। नहीं भी तो आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं लेकिन आप जेसीईआरटी जैक की किताब का पाठ्य पुस्तक का नोट्स पढ़ना कभी भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहीं से ज़्यादा प्रश्न आपका जैक जो एग्जाम लेता है उसमें जैक की किताब से ही पूछता है। तो आप सभी अवश्य जुड़ जाइएगा। और इसके लिए आपको जो राशि रखी गई है वो है 500 रुपये। 1 से 5 के लिए भी 500 और 6 से 8 के लिए भी 500 और दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी आपको 700 रुपये का ऑफर मिल रहा है। दोनों में आप जुड़ सकते हैं 700 रुपये में। और अभी आपके लिए एक और यहाँ पर 10 रुपये का टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है। आप टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं और वहाँ पर ढेर सारे प्राइज भी आप जीत सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज के लिए भी जुड़ सकते हैं। 20 टेस्ट सीरीज के लिए आपको 1 से 5 का शुरू किया गया है और आपको 20 टेस्ट सीरीज के लिए लगेंगे 150 रुपये और डेली आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए लगेंगे आपको 200 रुपये। ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज भी अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि टेस्ट सीरीज आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि उसमें केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को ही यहाँ पर रखा गया है। तो अभी देखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर अभी संपर्क कर लीजिएगा और यहाँ से सारे नोट्स, पीडीएफ, वीडियो और साथ में टेस्ट सीरीज देखना कभी भी नहीं भूलिएगा। सब कुछ आपको यहाँ पर अच्छा होने वाला है और सब कुछ आपको अच्छा प्रश्न भिड़ने वाला है। तो आप सभी अभी कभी वीडियो देखने के बाद अवश्य जुड़ जाइएगा। तो चलिए चलते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न की और। रेखा में कितने अंतःबिंदु होते हैं? 1, 2, एक भी नहीं या अनंत। एक रेखा में कितने अंतःबिंदु होते हैं आपको बताना है। ठीक है, यह प्रश्न यूपी टेट में भी आया है, बिहार टेट में भी आया है, सीजी टेट में भी आया है। तीनों जगह यह प्रश्न आपका पूछा गया है। तो एक रेखा में कितने अंतःबिंदु होते हैं? ठीक है, आप अपने विद्यालय में जाते हैं और किसी बच्चा को कहते हैं एक रेखा खींचो, तो क्या खींचेगा? एक रेखा खींच दिया। ठीक है, तो इसमें कहीं कोई अंतःबिंदु लगा हुआ है? कोई अंतःबिंदु लगा हुआ नहीं। एक रेखा खींची, एक रेखा हमने खींच दिया। ठीक है, तो ये रेखा में कोई भी अंतःबिंदु नहीं होता है, याद रखिएगा। एक रेखा में एक भी नहीं अंतःबिंदु होता है। वो कैसे? तो आप बोलिएगा एक लाइन खींचो, तो ये लाइन खींच दिए हम। इसमें कहाँ अंतःबिंदु है? नहीं है। तो एक रेखा में कोई अंतःबिंदु नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला है, देखिए, यह दोनों और अनंत लंबाई तक बढ़ता जाता है। रेखा की लंबाई होती है, रेखा की लंबाई होती है। एक रेखा खींचो, एक रेखा है। एक रेखा खींचो, एक रेखा है। इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। यानी रेखा की लंबाई कैसी होती है? तो रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। ठीक है, रेखा की लंबाई अनिश्चित होती है। यह आपका सीजी टेट का पूछा गया प्रश्न है। देखिए, इसी तरह के प्रश्न आपके हर राज्य के हर राज्य के टेट एग्जाम में आ रहे हैं, लेकिन अब आपका किस तरह का आता है ये आपको देखने लायक होगा। तो इतने हल्के हल्के प्रश्न भी आपके यहाँ पर परीक्षा में होते हैं। इससे ज़्यादा क्या, आप 2013 का प्रश्न देख लीजिएगा अपने झारखंड राज्य का, वो इससे भी हल्का आया हुआ था। ठीक है, तो प्रश्न कहाँ से कहाँ चला जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे तरह से देख करके जाएंगे, चाहे वो हल्के हो चाहे वह भारी हो। ठीक है, तो रेखा की कोई निश्चित लंबाई नहीं होती है। देखिए, जो नोट्स पीडीएफ लेते हैं उनका यहाँ पर बनाया हुआ भी है। ठीक है, किरण में कितने अंतःबिंदु होते हैं? 1, 2, एक भी नहीं या अनंत। ठीक है, तो देखिए, किरण जो होता है वो किसी एक साइड एक बिंदु से होकर के दिखाई देता है बढ़ते हुए, एक बिंदु से होकर के बढ़ते हुए एक साइड दिखाई देता है। ठीक है, यानी किरण जो होता है अगर वो बाएं चल रहे तो बाएं की ओर दिखाई देगा, अगर इस बिंदु से दाएं की ओर है तो दाएं ओर दिखाई देगा। यानी किरण के लिए एक अंतःबिंदु होता है जिससे पता चलता है कि यहाँ से किरण आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो किरण में कितने अंतःबिंदु होते हैं? तो किरण में एक अंतःबिंदु होते हैं। ठीक है, किरण में एक अंतःबिंदु होता है, वह एक और बढ़ता है। रेखाखंड में कितने अंतःबिंदु होते हैं? ये रेखाखंड में कितने अंतःबिंदु होते हैं बताना है। रेखाखंड में कितने अंतःबिंदु होते हैं? ठीक है, 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या कोई नहीं? सभी को जवाब दीजिएगा, सभी को देखते चलेगा, सभी को कमेंट करते रहिएगा। ठीक है, रेखाखंड में कितने अंतःबिंदु होते हैं? देखिए, प्रश्न जो है बिहार टेट का है और प्रश्न जो है यूपी टेट का है और प्रश्न जो है हिमाचल टेट का, 3 जगह के टेट का ही है। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ बताते हैं रेखाखंड में कितने अंतःबिंदु होते हैं। तो देखिए,
आप जब भी किसी को कहिएगा तो कहिएगा 5 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचो, एक रेखाखंड ए बी खींचिए। तो देखिए एक रेखाखंड ए बी, जब भी प्रश्न बोला जाता है तो ए और यहाँ पर हो गया बी। अब इस रेखाखंड का लंबाई क्या होगा, निश्चित होगा। अगर ए से बी तक का दूरी 5 है तो यहाँ पर लिखना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं और जिसमें 2 अंत बिंदु होते हैं, 2 बिंदु होते हैं, उसकी लंबाई भी निश्चित होती है। ठीक है, तो रेखाखंड में कितने अंत बिंदु होते हैं, 2 अंत बिंदु होते हैं और दोनों की लंबाई क्या होती है, निश्चित होती है। ठीक है, तो रेखाखंड में 2 अंत बिंदु होते हैं, दोनों की लंबाई निश्चित होती है। क्लियर हो गया होगा आपको, क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिएगा अगला प्रश्न है, एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, 1, 2, अनंत या एक भी नहीं, कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, प्रश्न 1001 बार पूछा गया है और यह प्रश्न सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए, सभी राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आए हुए, किसी राज्य का हम नाम नहीं ले रहे, लगभग सभी राज्यों में यह प्रश्न आ ही गया है। ठीक है, तो अब बताइएगा एक बिंदु से होकर के कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, आपको बताना है। देखिए एक बिंदु है, एक बिंदु मान लीजिए ए है, इससे कितनी सरल रेखा, तो 1 सरल रेखा, 2 सरल रेखा, 3 सरल रेखा, 4 सरल रेखा, 5 सरल रेखा, 6 सरल रेखा, 7 सरल रेखा, 8 सरल। इसका मतलब क्या हुआ, अनंत। इसका मतलब गिनती किया ही नहीं जा सकता है। ठीक है, और जिसको गिनती नहीं कर सकते उसको कहते हैं हम लोग अनंत। यानी एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो उसका आंसर होगा अनंत। कितना होगा, अनंत। क्लियर, चलिए आगे लिखिएगा, दो दिए गए बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है। दो दिए गए बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, 1, 2, अनंत या कोई नहीं। ठीक है, दो दिए गए बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं खींची जा सकती है, 1, 2 या अनंत। ठीक है, देखिए 2 बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु मान लो ये ए है और एक बिंदु मान लीजिए ए बी है। तो 2 बिंदु से होकर कितनी सरल रेखा है, दोनों से गुजरना चाहिए। तो 2 बिंदु से होकर के आप देखिएगा केवल और केवल एक ही सरल रेखा खींची जा सकती है, उससे ज्यादा नहीं खींचा जा सकता है। ठीक है, तो 2 दिए गए बिंदु से केवल एक सरल रेखा खींची जा सकती है, राइट आंसर 1 हो जाएगा। अगला है, जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे से एक बिंदु पर मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, जब दो विभिन्न रेखाएं, याद रखिएगा, एक रेखा और एक दूसरे को एक बिंदु पर मिलती है, ये दूसरी रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर कहीं भी मिलती है तो उस रेखा को क्या कहते हैं, उस रेखा को क्या कहते हैं। ठीक है, प्रतिच्छेदी रेखा, समांतर रेखा, वक्र रेखा या कोई नहीं। तो जब दो विभिन्न रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो उस बिंदु को हम लोग प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। ठीक है, तो प्रतिच्छेद करना, काटना जो है प्रतिच्छेदी रेखा कहलाता है। क्लियर हो गया, चलिए अगला देखिएगा, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो क्या कहलाती है। यूपी टेट में और बिहार टेट में दोनों में एक बार आया। ठीक है, जब दो रेखाएं एक दूसरे के समांतर आगे की ओर बढ़ती जाती है, कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं करती, वो क्या कहलाती है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। ये रेखा है, ये रेखा है, ये क्या हो रहा है, ये समांतर एक दूसरे के इस तरह से बढ़ते जाते हैं, ये समांतर एक दूसरे के इस तरह से बढ़ते जाते हैं, कहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये दोनों रेखाएं कौन सी रेखा कहलाएगी, तो जब ये कहीं नहीं कटेगी और समांतर एक दूसरे के बढ़ते जाएगी तो समांतर रेखा होगी। कौन सी रेखा होगी, ऑलरेडी समांतर रेखा होगी। ठीक है, तो ऐसी रेखा जो आगे की ओर बढ़ते जाए, एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटे, हमेशा एक पैरेलल में चलते जाए, तो समानांतर रेखा होती है, समानांतर रेखा उसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, राजू की उम्र के लिए व्यंजक क्या होगा, बताना है। राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है, राजू की उम्र क्या होगा, इसके लिए यहाँ पर कौन सा बीजीय व्यंजक आएगा, x+2 आएगा, x+3 आएगा, x-3 आएगा या x+5 आएगा, आपको बताना है। ठीक है, ये बिहार टेट और सीजी टेट में एक बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो इस तरह से बीजीय व्यंजक का भी प्रश्न पूछ दिया जा सकता है। आप सभी तरह से तैयारी करके एग्जाम में जाएंगे जिससे कि आपको अच्छे से अच्छे स्कोर आ सके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है। राजू अपने बड़े भाई बबलू से 3 वर्ष छोटा है। ठीक है, बबलू से 3 वर्ष छोटा है, राजू की उम्र क्या है। तो देखिए राजू अपने बड़े भाई बबलू से, अब राजू अपने बड़े भाई
बबलू से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है। राजू की उम्र क्या है? तो बबलू का उम्र कितना मान लीजिएगा, x मान लीजिएगा। बबलू का उम्र x है, तो राजू कितना है बबलू से? राजू जो है बबलू से 3 वर्ष छोटा है, तो बबलू का उम्र कितना है? x, ठीक है। और यहाँ पर 3 वर्ष छोटा कह रहा है, 3 वर्ष छोटा कह रहा है, तो x माइनस 3 हो जाएगा। छोटा कह रहा है तो हम घटाएंगे, और बड़ा कह रहा है तो जोड़ेंगे, ठीक है। यानी राजू का उम्र कितना होगा? x माइनस 3 वर्ष होगा। अब कहिए कि बबलू अगर 15 है तब राजू कितना वर्ष का होगा? तो 15 में से 3 घटाइए, राजू 12 वर्ष का है, ठीक है। तो यही प्रश्न का व्यंजक होगा। ये किस में है? सी में है, तो इसका राइट आंसर सी चला जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना हुआ भी है, बबलू का उम्र मान लीजिए x, राजू 3 वर्ष छोटा है, तो x से 3 छोटा मतलब 3 घटा दीजिए, तो x माइनस 3 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, राधिका के पास 100 रुपए हैं। राधिका के पास 100 रुपए हैं, वह अपने भाई को 100 रुपया दे देती है। अब राधिका के पास कितने रुपये बचे? बताइए कितने रुपये बचे। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी आया हुआ था, यह राजस्थान टेट का प्रश्न है। राधिका के पास 100 रुपए हैं, राधिका के पास कितना है? 100 रुपए है। वह अपने भाई को 100 रुपया दे देती है, तो इसी 100 में से x दे देगी, तो क्या कीजिएगा? घटाइएगा या जोड़िएगा? जब आप किसी से लीजिएगा तब ना जोड़िएगा, जब किसी को कुछ दे दीजिएगा, 4 आना दीजिएगा, 1 रुपया दीजिएगा, तो क्या कीजिएगा? घटाइएगा। तो वह अपने भाई को उसमें से 100 रुपया दे दी, तो 100 रुपया क्या करेंगे? घटाएंगे। अब राधिका के पास कितना बचा? तो 100 में से x घटाने पर जो आएगा वही तो राधिका को मिलेगा ना। यहाँ पर ऑप्शन है ए 100 माइनस वाई, बी 100 माइनस एक्स, और 100 प्लस एक्स, 100 प्लस वाई। क्या होगा बताइए। तो राधिका के पास 100 रुपए थे, उसने अपने भाई को दे दी 100 रुपया। अब राधिका के पास बचेगा 100 माइनस 100 रुपया, यही इसका आंसर होगा और बी होगा, ठीक है। यहाँ पर है 100 रुपए में से 100 रुपये दे देती है, तब उसके पास 100 माइनस 100 रुपये बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, a प्लस बी बराबर बी प्लस ए कौन सा नियम है? 1001 बारी प्रश्न पूछा गया है आपके एग्जाम में, हो सके आपके भी एग्जाम में आ जाए, इस नियम को आप जान जाइएगा, ठीक है। a प्लस बी बराबर बी प्लस ए कौन सा नियम है? गुणन का क्रम विनिमय नियम, योग का क्रम विनिमय नियम, भाग का क्रम विनिमय नियम, या कोई नहीं, या कोई नहीं, ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज आप समझिए, क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है? क्रम का चेंज हो जाना, क्रम का एक्सचेंज हो जाना, क्रम ना लगातार क्रम को चेंज होना। जैसे 3 प्लस 2 है, तो अब इसका क्रम हम चेंज करेंगे, क्रम चेंज करेंगे तो क्या होगा? 2 जो पहले है वो बाद में आएगा, जो बाद में वो पहले चला जाएगा, तो 2 प्लस 3। तो ये क्रम विनिमय कहलाता है। सबसे पहला चीज क्रम विनिमय मतलब क्रम को आपस में बदल लेना, ठीक है। या आप कहते हैं जैसे क्रम विनिमय है, राम को सीता बन जाना, सीता को राम बन जाना, ये क्रम विनिमय है। तो उसी तरह से यहाँ पर 5 प्लस 3 लिखें, तो इसका क्रम विनिमय क्या होगा? क्रम बदल दीजिए, 3 और 5, तो 3 प्लस 5, तो इस तरह का रहेगा। तो ये तो क्रम विनिमय होता है, मतलब अपना क्रम को चेंज कर ले रहा है, तो क्रम विनिमय है। लेकिन अब इसमें डिसाइड करना है, इसमें डिसाइड करना है कि गुणन का क्रम विनिमय है, कि योग का क्रम विनिमय है, कि भाग का क्रम विनिमय है, ये बताना है आपको, ठीक है। तो देखिए, जो जोड़ में क्रम को चेंज करेगा, जोड़ में मतलब 3 प्लस 2 बराबर 2 प्लस 3, ये जोड़ में हुआ, ये किस में हुआ? जोड़ में। तो इस नियम को हम क्रम विनिमय कहेंगे, लेकिन किसका? योग का, क्योंकि इसमें जोड़ का चिन्ह आ रहा है। तो जिसमें जोड़ का चिन्ह आएगा, जिसमें योग का चिन्ह आएगा और क्रम चेंज हो रहा होगा, तो योग का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। तो ये योग का क्रम विनिमय नियम कहलाएगा, ठीक है। और जिसमें गुना का रहेगा क्रम विनिमय चेंज, जैसे 2 गुने 3 बराबर हम लिख दे, इसका क्रम अभी चेंज कर दीजिएगा, तो 3 गुने 2, वही चीज है, वही डिजिट है दोनों में, लेकिन एक में 2 पहले, एक में 2 बाद में, एक में 3 बाद में, एक में 3 पहले, क्रम चेंज हुआ है। तो किसके साथ हुआ है? गुना के साथ हुआ है, गुना के साथ हुआ है। किसके साथ? गुना के साथ। तो इसको हम गुणन का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। बात समझ गए होंगे जोड़ और योग में ना? चलिए क्लियर, ठीक है। यहाँ पर देखिए बना हुआ है, अंकों को जोड़ के रूप में, अंकों को जोड़ के रूप में लिखकर, अंकों को जोड़ के रूप में लेकर
अदला बदली यानी क्रम का बदलना योग का क्रमविनिमय नियम कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ए गुने बी बराबर बी गुने ए को कौन सा नियम कहते हैं? ए गुने बी बराबर बी गुने ए को कौन सा नियम कहते हैं? देखिए वही सब राशि है, खाली क्रम चेंज हुआ है, लेकिन किस में हुआ है? गुना में हुआ है। गुणन का क्रमविनिमय नियम, योग का क्रम नियम, भाग्य का क्रम नियम। तो क्या होगा यहाँ पर? ये जैसे 2 गुने 3 बराबर 3 गुने 2, यहाँ भी जो क्रम है वो चेंज हो रहा है, दोनों तरफ क्रम चेंज हो रहा है, अंक चेंज नहीं हो रहा है, क्रम चेंज हो रहा है। ये किसके साथ हो रहा है? गुना के साथ हो रहा है। किसके साथ? गुना के रूप में है। तो इसको हम लोग गुणन का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। समझ गए होंगे ना? क्रम विनिमय नियम किसका कहेंगे? गुना के रूप में है, तो इसको गुणन का क्रम विनिमय नियम कहेंगे। क्लियर? चलिए अगला देखिएगा। अंकों को गुना के रूप में लेकर दोनों तरफ क्रम को बदलना गुणन का क्रम विनिमय नियम कहलाता है। क्लियर हो गया होगा? चलिए अगला प्रश्न है, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। आपको बताना है इसमें कौन सा बीजीय व्यंजक ऐसा है जो, वह संख्या ज्ञात कीजिए जो x से 7 अधिक है। इसमें कौन ऑप्शन सही होगा? x + 7, x - 7, x गुने 7 या x + 5। ठीक है, तो जो 7 अधिक है, x से 7 अधिक है तो प्लस लीजिएगा और यह बीजीय व्यंजक बनेगा x + 7। क्या बनेगा? x + 7। ये आपका एच टेट हरियाणा टेट में एक बार आया हुआ प्रश्न है। अगला देखिए, 100 रुपए की राशि को राम और रहीम के बीच 3:2 में बांटा जाता है। राम को कितनी राशि प्राप्त होगी? बहुत ही एमबीबीआई प्रश्न, बहुत एमबीबीआई, जितना कह लीजिए उतना ही कम। ठीक है, कैसे बनेगा? बहुत ही सिंपल इसका आंसर है। ठीक है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर बनता है। आप सभी चाहे तो इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं, आप सभी चाहे तो इसको यहाँ पर लॉन्ग से भी बना सकते हैं, लेकिन समय कम और प्रश्न ज़्यादा है। क्या करेंगे हम? देखिए 100 रुपए की राशि को राम और रहीम के बीच में बांटा जाता है। राम को कितनी राशि प्राप्त होगी? याद रखिएगा, राम को कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, राम को कितनी राशि प्राप्त होगी, यही पूछा है ना। तो सबसे पहले ऊपर राम का अनुपात, क्या लिखिएगा? राम का अनुपात। सूत्र कैसे होता है? राम जो पूछा, जैसे यहाँ पूछा राम को कितना मिलेगा, तो राम का अनुपात कितना है ऊपर लिख दीजिएगा। राम का अनुपात बट्टा कुल अनुपात, बट्टा क्या कीजिएगा? कुल अनुपात, और इंटू में कर दिएगा 100। ठीक है, इंटू में यहाँ पर कर दिएगा, दी गई राशि जो है आपको 100 हो गया ना, दी गई राशि। अब बताइए राम का अनुपात कितना है? राम और रहीम के बीच 3:2। तो शुरू वाला राम का अनुपात, बाद वाला रहीम तो बाद वाला राम का अनुपात, यानी राम का अनुपात 3 और रहीम का अनुपात 2, यानी राम को 3 भाग और रहीम को 2 भाग। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। तो राम का हमने अभी क्या बताया था आपको बनाने के लिए? हमने अभी देखिए जगह लेते हैं, राम के लिए बताया था हमने। राम को पूछा था, राम का अनुपात उसका 3 है, और टोटल अनुपात, तो टोटल कितना है? 3:2। तो इसको जोड़ दीजिएगा, 3 2 5, ये टोटल अनुपात, कुल अनुपात इसी को कहेंगे 5। और कुल राशि कितना है? 100 है ना। 5 से 100 कै बार में कटेगा? 20 बार में कटेगा। और 20 दिया हो कितना गया? 60, यानी कितना मिलेगा राम को? 60 रुपया मिलेगा। राम को कितना मिलेगा? 60 रुपया। यही इसका राइट आंसर हो गया। अब देख लीजिए, यही अगर रहीम पूछ देता, रहीम को कितना मिलता? मान लीजिए राम रहीम था, रहीम को, तो रहीम का अनुपात कितना है बताइए? 2 है। और कुल अनुपात कितना होता? 5। और कुल राशि कितना होता? 100। 5 20 से 100, 20 दूनी 40। ठीक है, अब देखिए राम को मिला 60 और रहीम को मिला 40, जोड़ करके 100 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो बस आंसर निकालना बहुत ही आसान है, और बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। यूपी टेट में भी पूछा गया है, बिहार टेट में भी पूछा गया है, सीजी टेट में भी पूछा गया है, बंगाल टेट में भी पूछा गया, सब जगह पूछ दिया गया है। इसलिए अनुपात समानुपात को पढ़ करके ही जाइएगा। ठीक है, अगर किन्हीं को दिक्कत हो तो करेंगे। देखिए यहाँ पर और भी अच्छे तरह से जो हमारे पास नोट्स लेके पढ़ते हैं उनको और भी अच्छे तरह से दिखा गया है। राम को प्राप्त राशि
बराबर राम का भाग यानी अनुपात बट्टा कुल भाग इंटू राशि, जो राशि आपको मिल रही है। राशि देखिए 100, राम का भाग है 3, रहीम का भाग है 2, कुल भाग है 3 + 2 5। देखिए इतना लिख लिख के लकीर के फकीर मत होते रहिएगा, ये तो हमको समझाना इसलिए लिख दिए हैं, कोनो यहाँ पर बोर्ड पर पढ़ाना नहीं है, एग्जाम में जाना है। जितना स्पीड बढ़ाइएगा ना उतना ही नंबर वहाँ ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो राम की राशि बराबर का हो गया, देखिए यहाँ बनावल है राम की राशि, तो राम का भाग बट्टा कुल भाग इंटू कुल राशि। तो राम का भाग 3 था, कुल भाग 3 और 2 राम रहीम को जोड़े तो 5 हो गया, और कुल राशि 100 था, 5 से 100 20 मार कटा, 20 × 60, यानी राम को 60 रुपये मिलेगा। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आप लोग भी बताइएगा जल्दी जल्दी कि आपको आया कि नहीं आया, ठीक है। 200 रुपये की राशि को 200 रुपये की राशि को ए और बी के बीच में 1:4 में बांटा जाता है, तो बी को कितनी राशि प्राप्त होगी, ठीक है। कुल राशि 200 रुपये हम लोगों को है, इसको ए और बी दो के बीच बांटे हैं और इसका अनुपात है 1:4 है, ठीक है। तो ए का भाग कितना है, ए, और बी का भाग कितना है 4। ए का भाग है 1 और बी का भाग है 4, और कुल अनुपात कितना हो जाएगा, तो 1 और 4 को जोड़िएगा तो टोटल अनुपात हो जाएगा 5, और कुल राशि कितना है 200 रुपये, कुल राशि 200 रुपये, यही निकल गया ना। अब इसको हमको बनाना है, बनाते हैं। तो किसको, बी को कितनी राशि मिलेगी, तो बी का भाग कितना है, ए का भाग 1 है, बी का भाग 4 है, तो 4 बट टोटल भाग कितना हो जाएगा, टोटल अनुपात 1 और 4 5, और इंटू राशि, कुल राशि, राशि कितना है 200 रुपये है, 5 से ये कटेगा कितने बार में, 5 के 20 40 रुपये। अब यहाँ पर गुना कर देंगे, 40 चौके कितना हो जाएगा 160 रुपये हो गए, यानी बी को कितने रुपए मिलेंगे 160 मिलेंगे। अब रही बात ए को कितना मिलता, तो ए का अनुपात हो जाता 1 और टोटल भाग हो जाता 5 और इंटू हो जाता 200, 5 से ये 40, कितना 40, यानी 40 रुपया मिलता। तो कोई दिक्कत नहीं है, देखिए ए को मिला 40 रुपया और बी को जब बटा तो उसको मिला 160 रुपया, 40 और 160 मिला के 200 होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो इस तरह से इसको बना लीजिएगा आप लोग सभी को, फटाफट बनाइएगा। जिनको दिक्कत होगा कॉल लगाइए और तुरंत पूछ लीजिए, ठीक है। कभी भी यहाँ पर आपको सभी चीज़ का सुविधा दिया गया है, बात करने का, फ़ोन करने का, PDF लेने का, और यहाँ पर वीडियो मिलने का, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में भाग लेने का, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र को हल करने के लिए, सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर बहुत ही कम कीमत, सिर्फ और सिर्फ आपको 500 रुपये में 1 से 5 के लिए तैयारी करवाया जा रहा है, और 6 से 8 की तैयारी करना तो उसके लिए 500 रुपये। आप जल्दी करें, जल्दी से जुड़ें, जिससे कि आपका जुड़ा हुआ से यहाँ पर प्रश्न जरूर आएगा, JCERT से बाहर से प्रश्न रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर बना हुआ है बी का भाग बट्टे कुल भाग, कुल राशि 4 + 1, ये सारा चीज़ किया हुआ है, ठीक है। हम वैसे भी बता दिए, आप ऐसे भी। अब प्रश्न आपका है, फिर से एक बार आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा। सभी लोग जुड़ते हैं लेकिन कमेंट बहुत कम करते हैं, आप सभी जल्द कमेंट कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, 500 रुपये की राशि को 2:3 में बांटा जाता है। 500 रुपया है, उसको 2 और 3 अनुपात में बांटा जाता है। यह राशि राम और रहीम के बीच बांटा जाना है। यह राशि किसके बीच, राम और रहीम। तो राम के लिए ये हो गया और रहीम के लिए ये होगा। जो पहले जैसे बोला गया राम और रहीम, तो शुरू में राम है, बाद में रहीम है, तो ये शुरू वाला अनुपात राम के लिए हो गया, बाद वाला अनुपात रहीम के लिए हो गया। तो रहीम को कितना राशि प्राप्त होगा, रहीम को कितना राशि प्राप्त होगा आपको बताना है, ठीक है। चलिए शॉर्ट बनाते हैं बहुत जल्दी। रहीम को प्राप्त होने वाली राशि, तो रहीम का अनुपात देखिए कितना है, राम और रहीम में बांटा जाना, तो राम के लिए 2 है, रहीम के लिए 3 है, तो 3 लिख दीजिए रहीम का अनुपात। और टोटल अनुपात कितना हो जाएगा, तो 2 और 3 को जोड़ लीजिए 5 हो गया, इंटू कुल राशि की यहाँ पर लिखा था, कुल राशि कितना है 500, तो 500 लिख लिए हम लोग, ठीक है। 5 से 500 कितने बार में कटा, 100 बार में। अब ऊपर हमको बचा है 3 और 100, ये किस में बचा है, गुना में, तो 100 × 300, यानी 300 रुपया किसको मिलेगा बताइए, 300 रुपया जो है आपको यहाँ पर रहीम को मिलेगा। किसको मिलेगा, रहीम को, ठीक है। आइए राम को देखते हैं, अगर राम को बनाना होगा तो राम का अनुपात 2 बटे टोटल अनुपात, तो टोटल अनुपात यहाँ 2 और 3 कितना हो गया 5, और इंटू कुल राशि कितना हो गया 500 हो गया ना। 5 से क्या बार में, 100 बार में,
2 गुने 100 कितना हो गया 200 रुपया। तो क्या दिक्कत है, रहीम को मिला 300 रुपया और राम को मिला 200 रुपया, टोटल के रुपया कितना हो गया 500, और 500 ही तो बांटा जाना था ना। चलिए ये प्रश्न एक आपके एग्जाम में MVVI है, जरूर रहेगा। अगर इसके बाद भी दिक्कत है तो फोन करके समझ लीजिएगा। देखिए नीचे बनाया हुआ है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। 63.276 में 2 का स्थानीय मान बतावें। देखिए दो तरह के स्थानीय मान को आप यहाँ पर जिक्र करते हैं, ठीक है। जैसे कोई बोले 635, ठीक है, इसमें दशमलव नहीं है। 635 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा, 3 का स्थानीय मान क्या होगा, 6 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। यही प्रश्न देखिए बार बार पूछा जाता है। लेकिन हट के भी एक प्रश्न आता है, जैसे 635 हो गया, अब इसी में दशमलव दे देगा 527, 5 2 7 में 5 का स्थानीय मान क्या होगा। तो देखिए एक दशमलव जिसमें नहीं है, मतलब एक दशमलव के पहले और एक दशमलव के बाद, ठीक है, दोनों का स्थानीय मान अलग अलग तरीकों से बताया जाता है, एक ही सिस्टम नहीं होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले बिना दशमलव वाले अंक को देखते हैं हम लोग। 635 था मेरा, तो इसमें 5 का स्थानीय मान, ठीक है। तो ये 5 किस स्थान पर बताइए, 5 जो है इकाई स्थान पर है, इसको बोलते हैं इकाई, इसको दहाई, इसको सैकड़ा, ठीक है। तो 5 इकाई स्थान पर है, तो 5 इकाई कितना होगा 5, तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा। 3 दहाई स्थान पर है, इसलिए 3 का स्थानीय मान 3 दहाई मतलब 30। 6 सैकड़े का स्थान पर है, तो 6 सैकड़े मतलब 100, तो 600, ठीक है। तो 5 का स्थानीय मान 5 होगा, 3 का स्थानीय मान 30 होगा, 6 का स्थानीय मान 600 होगा। आइए इसको एक और अच्छे तरह से हम लोग समझते हैं। जैसे 635 था, तब याद रखिएगा कोई 5 का स्थानीय मान बोलेगा तो आप सिर्फ 5 लिख देंगे, ठीक है। अगर 3 का स्थानीय कोई बोलेगा तो 3 लिख दीजिएगा, और इसके आगे देखिए कितना अंक है 5 है, तो एक जीरो इस 5 के बदले एक जीरो बैठा दीजिएगा, 30, ठीक है। शॉर्ट की बात बता रहे हैं। अब 6 का स्थानीय मान बताना है तो 6 लीजिए, और 6 के आगे वाली कितनी संख्या है, तो 1 2 को जीरो बैठा दीजिए। तो आप देखिए दोनों में से आपको जोन विधि अच्छा लगता है, आप उससे स्थानीय मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये रही स्थानीय मान बिना दशमलव का, बिना दशमलव वाला का, ठीक है। अब दशमलव वाला को कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा, जैसे दशमलव में आपको 0.235 ये दिया हुआ, 0.235 ऐसे दिया हुआ, ठीक है। और इसका स्थानीय मान आपसे पूछता है तो आप कैसे बताएंगे, ठीक ना। तो देखिए इसमें इधर से चलिएगा आप दाएं से, ठीक है, क्या है आपका दाएं से इधर के ओर को चलना है, ठीक है। तो ये आपका बाएं से किधर जाइएगा, दाएं, बाएं से किधर जाइएगा, दाएं की ओर। और इसे बाएं से दाएं जाने पर पहले वाले के लिए बट्टा 10 होता है, दूसरे वाले के लिए बट्टा 100 होता है, तीसरे वाले के लिए बट्टा सैकड़ा होता है। याद रखिएगा इस नियम को। ये किसके लिए बट्टा होता है, तो भाग किसके लिए होता है, तो भाग दशमलव वाले के लिए होता है, और गुना किसके लिए होता है, बिना दशमलव वाले के लिए होता है, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लीजिएगा, जैसे 2.3 दिया हुआ है, 2.3, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 पार्ट में बांट लेंगे, एक के लिए 2 हो जाएगा, और प्लस दूसरे के लिए यहाँ पर लिख लीजिएगा 0.3 लिख सकते हैं ना। तो इसमें जो पहले है इसमें कोई दशमलव नहीं है, यानी दशमलव के जो बाएं तरफ है वो समझिएगा बिना दशमलव वाला नियम पर बनेगा, और दशमलव के जो बाद वाला है वो दशमलव वाला नियम पर बनेगा। 2 ही नियम काम करेगा, एक बिना दशमलव वाला, एक दशमलव वाला। तो कैसे हम लोग इसको छाटेंगे बिना दशमलव दशमलव, तो दोनों चीज़ रहेगा, जैसे 63.276 होगा, ठीक है, यही चीज़ प्रश्न है। तो इसको 2 पार्ट में बांट दीजिएगा, एक दशमलव के जो बाएं तरफ है, ये दशमलव है ना, तो इसका इधर बाएं हो गया और इसका इधर दाएं हो गया। तो बाएं वाला को समझिएगा बिना दशमलव वाला है, और दाएं वाला को समझिएगा कि ये दशमलव वाला है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो बिना दशमलव वाला बाएं और है तो इसको 63 याद रखिएगा। तो 63 में कोई पूछेगा 3 का स्थानीय मान तो 3 बताइएगा, और 6 का स्थानीय मान 60, ठीक है। लेकिन अब ये दाएं तरफ चलिए, दाएं तरफ चलिएगा तो ये दशमलव वाला है, दशमलव वाला, तो इसमें 2 को बोलेगा तो 2/10 लिखिएगा, 7 का बोलेगा तो 7/100 लिखिएगा, 6 का बोलेगा तो 6 सैकड़ा लिखिएगा। क्लियर हो गया होगा, हमारे समझ से क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए आप सभी को, 63.276 है, इसको 2 पार्ट में बांटिएगा, आप 2 पार्ट में बांटिएगा, एक 63 हो जाएगा इधर और एक 276 हो जाएगा, ठीक है। ये बिना दशमलव वाला नियम पर काम करेगा और ये दशमलव वाला नियम पर काम करेगा, ठीक है। दशमलव के जो बाएं तरफ हो गया वो बिना दशमलव वाला नियम, और जो दशमलव के दाएं तरफ हो गया वो दशमलव वाला नियम। तो अगर 63 में ये 3 का पूछ रहा हो तो 3 होगा, 6 का पूछ रहा है
तो 60 होगा, ठीक है। लेकिन अगर दशमलव के दाहिने तरफ जब जाइएगा, 2 का पूछे तो 2/10 होगा, 7 का पूछे तो 7/100 होगा, और 6 का पूछे तो 6/सैकड़ा होगा। एकदम बना लीजिएगा। प्रश्न बार बार आया है, सभी राज्य के शिक्षक पात्रता परीक्षा में आया है, एक राज्य में नहीं बल्कि सभी राज्यों में आया है, ठीक है। तो आप सभी अवश्य बना लीजिएगा। चलिए और अभी आगे प्रश्न देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए यहाँ इसी तरह से बनाया हुआ भी है, 63.276 में बताना है। तो इसको 2 पार्ट में देखिए हम बांट लिए हैं। इधर वाले में बिना दशमलव का रूल होता है, इधर वाले में दशमलव का रूल होता है। तो बिना दशमलव वाले में 3 का 3 ही होगा, 6 का 60 होगा। लेकिन दशमलव के बाद वाले देखिएगा तो 2 के लिए 2/10, 7 के लिए 7/100 और 6 के लिए 6/सैकड़ा हो गया, ठीक है। 2 का स्थानीय मान 2/10 होगा, 7 का स्थानीय मान 7/100 होगा और 6 का स्थानीय मान 6/सैकड़ा होगा। यहाँ एक डिजिट छूटा हुआ है, ठीक है, 6/सैकड़ा होगा। क्लियर हो गए होंगे आप सभी। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद वाला को इसी तरह से हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। चलिए अब बताइएगा, आप अगर समझ गए होंगे तो जितना जल्दी बताने का कोशिश कीजिएगा आप सभी को। 3.25 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3.25 में 3 का स्थानीय मान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए 3 है, ये ध्यान दीजिए आप लोग, 3.25 है, यही है ना। ये दशमलव के पहले हो गया, इसमें बट्टा वाला नहीं, इसमें गुना वाला चलेगा। ये दशमलव के बाद हो गया, इसमें बट्टा वाला चलेगा। तो 3 है तो 3 इकाई है केवल, तो 3 हो जाएगा। अगर 2 का पूछता है तो 2/10 होता, 5 का पूछता है तो 5/100 होता, यही राइट आंसर होता, ठीक है। तो 3.25 में 3 का स्थानीय मान जो है आपका 3 आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए पूरा क्लियर बनाया हुआ है। इसके बाद भी किसी तरह का डाउट है तो बात कर लीजिएगा। 2/10, 5/100, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, 3265 में 2 का स्थानीय मान क्या है? देखिए इसमें किसी तरह का दशमलव नहीं है। 3265 में 2 का स्थानीय मान क्या है? तो 5 का स्थानीय मान देखिए 5 होगा, 6 का स्थानीय मान 6, और ये 10 पर है, वैसे देखना है तो इसे देख लीजिएगा। तो 5, 6 के पहले एक यहाँ पर अंक है 5, उसके लिए 0 होगा। 2 के लिए 2 लिखेंगे और 2 के आगे 2 अंक है तो 2 को 0 बढ़ा देंगे, 200। 3 के लिए 3 लिखेंगे और 3 के आगे कितने अंक है? 1, 2, 3, तो हो जाएगा 3000, क्लियर। तो इस तरह से हम लोग इसका स्थानीय मान लिखते हैं। तो आपके पास 5 था तो 5 इकाई स्थान पर है तो 5, 6 दहाई स्थान पर है तो 6 दहम 60, 2 सैकड़े स्थान पर है तो 200, 3000 के स्थान पर है तो 3000 हो गया, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अगर नहीं होगा तुरंत रिंग कीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि स्थानीय मान से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं, और छूटेगा तो आपका छूट ही जाएगा, यहाँ से आता ही है, ठीक है। 67.9624 में 4 का स्थानीय मान क्या है? तो 4 किधर है? देखिए 4 किधर है? दशमलव के दाहिने तरफ है, तो इधर भाग वाला चलेगा। तो 9 का स्थानीय मान हो जाएगा 9/10, 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6/100, 2 का स्थानीय मान हो जाएगा 2/1000, और 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4/1 पर कै गो 0 हो जाएगा? 4 गो 0, यानी 10,000 हो जाएगा। तो 4/10,000 किस में है? सी में है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा आप सभी को। अब भी संख्या 3/5 में अंश का मान कितना है? ये एक प्रश्न आपका बिहार टेट का आया हुआ था कि संख्या 3/5 में अंश का मान कितना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो फ्रैक्शन लिखते हैं, भिन्न लिखते हैं, तो भिन्न बराबर होता है क्या चीज़ आप लोग जानते हैं? अंश बट्टा हर। भिन्न बराबर क्या होता है? अंश बट्टा हर। ऊपर वाले संख्या को अंश कहते हैं और नीचे वाले संख्या को हर कहता है, ठीक है। यानी 2/5 यदि हम लिख रहे हैं तो अंश 2 है और हर इसमें कितना है? 5 है। क्लियर हो गया होगा। चलिए देखिए, तो 3/5 में अंश का मान बताइए। तो ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो अंश कितना हो गया? 3 हो गया। तो राइट आंसर इसका 3 हो जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए अगला देखिएगा, संख्या 5/7 में हर का मान बतावें। संख्या 5/7 में हर का मान बतावें, आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए जब भिन्न लेते हैं तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो हर का मान बताना है, तो हर कितना है? 7 है। यही आपका राइट आंसर है, ठीक है, 7 आंसर हो जाएगा। अगला है छायांकित भिन्न का मान बताइए। जो यहाँ पर छाया किया गया है, उस भिन्न का मान बताना है, ठीक है। तो छायांकित चित्र किसी भी तरह का दिया रहेगा, उसके भिन्न का मान बराबर कैसे निकालेंगे हम लोग? तो सबसे पहले करेंगे छायांकित चित्र की संख्या पहले ऊपर लिखेंगे, ठीक है। छायांकित चित्र की संख्या और बट्टा कुल भाग लिखेंगे, ठीक है। तो छायांकित चित्र इसमें कितना है बताइए? तो 1 है, तो 1 ऊपर लिख दिए। और कुल भाग कितना है? तो 1, 2, 3, 4। कुल भाग में छायांकित और अछायांकित दोनों आ जाएंगे, ठीक है। कुल भाग हो गया 4,
यानी आंसर कितना हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इसका राइट आंसर होगा। 1/4 कहाँ पर है, डी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 2/3 भिन्न का सही छायांकित चित्र है। अगर 2/3 भिन्न का सही छायांकित चित्र है, जो छायांकित चित्र है उसमें 2/3 भिन्न कौन सा आएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर पहला को आप देखिएगा तो इसमें टोटल छायांकित क्या गो है, 2 गो, और टोटल भाग कितना है, तो 1 2 3 4, तो इसका भिन्न होगा 2/4। आपको 2/3 ढूंढना है, ये गलत है। नेक्स्ट बी को चेक कीजिएगा तो इसमें छायांकित 2 गो है, तो 2 हो गया, और बट्टा में कुल, तो कुल 1 2 3, तो 2/3 हो गया। ठीक है, 2/3 इसका राइट आंसर। तो 2/3 किस में है, बी में है ना, तो बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है। 3 दिन 1 सप्ताह का कौन सा भिन्न है। सबसे पहले 3 दिन है और 1 सप्ताह, तो नीचे लिखिएगा 1 सप्ताह। ठीक है, 1 सप्ताह। ठीक है, अब ऊपर दिन है और नीचे सप्ताह है, तो दिन को और सप्ताह को, तो दिन को सप्ताह में नहीं बदलेंगे, लेकिन सप्ताह को हम लोग किस में करेंगे, दिन में बदलेंगे, क्योंकि भिन्न होने के लिए दोनों ऊपर नीचे मान एक ही राशि में होना चाहिए। ठीक है, तो ऊपर हो गया कितना, 3 दिन, और 1 सप्ताह में कितना होता है बताइए, 7 दिन होता है ना। दिन काट देंगे यानी 3/7, इसका फ्रैक्शन कितना आएगा, 3/7 आएगा। 3/7 किस में है, सी में है, तो सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, यहाँ बना हुआ है, जो नोट्स परचेज करते हैं, जो यहाँ से जुड़ के पढ़ते हैं, उसके लिए सारी सुविधाएं दी जाती है। तो 500 रुपये में आपको सारी सुविधाएं मिल रही है। आप विलम्ब नहीं करेंगे, विलम्ब करने से आप ही का नुकसान हो रहा है, चाहे आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ जुड़े, क्योंकि यहाँ JCERT जैक का किताब का क्लास चलता है, और वो आपके लिए सब चीज़, एक भी चीज़ कहीं भी छूटा हुआ नहीं रहता है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए। एक हॉल के फर्श की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 15 मीटर तथा 10 मीटर है। सबसे बड़ी मापक ज्ञात करें जिससे कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा मापा जा सके। ठीक है, एक हॉल बनाए हैं, उसका जो फर्श है ज़मीन का, उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, उसका लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है। ठीक है, जो लंबा है वो लंबाई है, जो कम है वो चौड़ाई है। तो लंबाई कितना है, 15 मीटर, और चौड़ाई कितना है, 10 मीटर दिया हुआ है। अब पूरा से पूरा मापने के लिए अधिकतम कमरे की लंबाई और चौड़ाई को पूरा माप सके, वह बड़ी माप बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आप लोग सभी को बता देते हैं, स्टेटमेंट वाला प्रश्न बहुत लोग छोड़ते हैं, स्टेटमेंट वाला प्रश्न बहुत लोग छोड़ते हैं। स्टेटमेंट को समझिएगा, बड़ी से बड़ी मापक SCF निकालिएगा। क्या निकालिएगा, SCF निकालिएगा। ठीक है, तो चलिए क्या करना है, 15 और 10 का SCF निकाल लीजिए, 15 और 10 का SCF। ठीक है, क्या होगा, तो देखिए यहाँ पर आंसर दिया गया है, उससे मिलाइए। 15 और 10 का SCF क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन से मिलाइए। आप ऑप्शन को देख करके मिलाने का प्रयास कीजिए, जो कि बहुत कम समय में होता है। 15 और 10 का SCF निकालना है। ठीक है, 5 का पढ़िए, 5 से 15 आ रहा है, 5 से 10 आ रहा है, ये 5 से दोनों आ गया, इसलिए ये SCF है। लेकिन आगे भी चेक कर लीजिए, 10 से 10 तो आएगा, 15 नहीं आएगा, 1 नहीं आया। 15 से 15 तो आएगा, 10 नहीं आएगा, 150 गलत, यानी इसका राइट आंसर 5 होगा। अब रही बात कि आप इसको बनाते हैं, तो 15 और 10 का क्या करते हैं, आप SCF निकालते हैं। 15 और 10 का जो विधि से आपको निकालना है निकाल सकते थे। अगर भाग विधि से निकालिएगा तो 15 में 10 से दीजिएगा। ठीक है, 10 एक बार जाएगा, यहाँ पर बचेगा 10, शेष आया 5। ठीक है, अभी जो शेष आता है वो भाजक बन जाता है, और जो पहले से भाजक रहता है वो भाज्य बन जाता है। ऐसे ही नियम है, 5 दूनी 10, यहाँ पर 0 आ गया। जैसे ही 0 शेषफल आता है तो उस कंडीशन में देखिए, ये पहला कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन, तो लास्ट कंडीशन में भाजक देखिए कितना है, 5 है, इसका राइट आंसर 5 हो गया। क्लियर, और न तो गुणनखंड विधि से भी आप बना सकते हैं। गुणनखंड विधि से 15 का गुणनखंड कीजिएगा तो कितना होगा, 1 3 और 5 होगा ना, और 15 होगा। ठीक है, यही होगा, 1 3 5 15। और यहाँ पर क्या है, 15 और 10 का कीजिएगा तो 1 2 और 5 होगा ना कि नहीं होगा। अब देखिए दोनों में क्या मिला, 1 मिला ना तो 1 ले लिए, और दोनों में 5 मिला ना तो 5 ले लिए। 1 गुने 5 करेंगे 5, किसी भी तरह से आंसर आपका 5 आ रहा है। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आपको एचसीएफ और एलसीएम से एक प्रश्न हर बार छपा हुआ रहता है, इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारे साथ नोट्स परचेज करके पढ़ते हैं उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़, देखिए हम ट्रिक बाई ट्रिक बना देते हैं। बड़ी मापक ज्ञात करने का मतलब दोनों अंक का एचसीएफ ज्ञात करना है। 15 और 10 का एचसीएफ देखिए हमने निकाल दिया भाग विधि से। जब से इस पर सारा कुछ नोट्स बनाया हुआ है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 42 मीटर, 49 मीटर तथा 63 मीटर लंबाई वाले लकड़ी को समान लंबाई वाले छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम लंबाई ज्ञात करें। देखिए याद रखिएगा, अधिकतम या बड़ी से बड़ी जैसी कहे आपको क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। क्या करना है, एचसीएफ निकाल लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 42, 49 और 63 का अब आप क्या कीजिएगा, अधिकतम लंबाई ज्ञात करने का मतलब एचसीएफ निकालना है तीनों अंक का। तो 42, 49 और 63 का एलसीएम हम निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिएगा अभी जगह है, तो 42 और हुआ 49 और हुआ 63। ठीक है, चलिए अगर ऑप्शन के अनुसार आप मारना चाहिएगा तो ऑप्शन से आ जाइए। ठीक है, ऑप्शन से आ जाइए कि क्या होगा, ऑप्शन के अनुसार पहले देखते हैं। 5 से देखिए, 5 के पहाड़ा में 42 नहीं आता, किसी एक में भी नहीं आया, इसका मतलब ये होगा ही नहीं। 6 का पहाड़ा में देखिए, 6 सतह 42 और यहाँ पर 42 तो आया, लेकिन न तो 49 आ रहा है न 63 आ रहा है, इसलिए 6 भी इसका एचसीएफ नहीं होगा। 7 के पहाड़ा में आ जाइए, तो 7 छक 42, 7 सतह 49, 7 9 63, तीनों कटा ना, तीनों कट गया, इसलिए जिस संख्या से तीनों कट जाएगा वो ऑप्शन विधि से वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्रत्येक टुकड़े का अधिकतम लंबाई कितना होगा, 7 मीटर होगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। अब रही बात कि आप उसको गुणनखंड विधि से ही बना सकते हैं और विभाजन विधि से भी बना सकते हैं। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर विभाजन विधि से बनाया हुआ है, ये आपको ये बनाया हुआ गुणनखंड विधि से अभाज्य गुणनखंड। 42 का तोड़ा हुआ है, 49 का तोड़ा हुआ है, 63 का तोड़ा हुआ है, और जो तीनों में केवल मिल रहा है वही एचसीएफ। तो तीनों में केवल देखिए 7 मिल रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ 7 हो गया। तो गुणनखंड विधि से भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। 5 किलोग्राम सोयाबीन, 15 किलोग्राम बादाम तथा 45 किलोग्राम चना को मिलाकर छात्रों के बीच बांटना है। प्रत्येक छात्र को अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए कि सभी को बराबर बराबर मिले। ठीक है, कि अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए, ध्यान रखिएगा, हम बार बार आपको इंडिकेट कर रहे हैं, इसमें अधिकतम रहता है, एचसीएफ में अधिकतम रहेगा। तो अधिकतम कितनी मात्रा दी जाए, तो आपको यहाँ पर 5 केजी, 15 केजी और 45 केजी का एचसीएफ निकाल लेना होगा। क्लियर, जैसे एचसीएफ निकलेगा वही आपका आंसर हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो आपको कितना का निकालना है, 5 केजी, 15 और 45 केजी, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं, 5 केजी, 15 केजी और 45 केजी, इसमें से देखिए कौन ऐसा पहाड़ा है जो सब में आ रहा है। ठीक है, कौन ऐसा पहाड़ा है, 6 के पहाड़ा में 5 आएगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा। 45 के पहाड़ा में सिर्फ 45 आएगा, ये दोनों नहीं आएगा, इसलिए नहीं होगा। 125 के पहाड़ा में तो होगा ही नहीं, लेकिन 5 के पहाड़ा में देखिए यहाँ पर, ठीक है, 5 केजी, 5 या 15, 5 9 45, यानी इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, अधिकतम कितना कितना सबको मिलेगा, तो 55 केजी मिलेगा। ठीक है, 55 केजी मिलेगा। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो रहा है कि नहीं आप लोगों को, क्लियर हो रहा है, कमेंट करते चलिए, देखते चलिए। प्रश्न को, मैथ को एकदम ट्रिकी और बहुत ही सस्ते वे में बनाइए, क्योंकि यहीं से प्रश्न छपने की पूर्ण गारंटी आपको है, इसलिए आप सभी जुड़ करके अवश्य तैयारी करते रहिए। अब देखिएगा, एक बगीचे की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। अधिकतम लंबाई का मान बतावें जिससे कि लंबाई और चौड़ाई दोनों मापा जा सके। ठीक है, तो देखिए अधिकतम लंबाई याद रखिएगा, अधिकतम लंबाई कुछ पूछ रहा है, मतलब आज एचसीएफ को निकालिए। क्या कीजिए, एचसीएफ को निकालिए। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा बताइए, एचसीएफ कैसे, किसका निकालना था, 15 मीटर तथा 5 मीटर है, 15 और 5 मीटर है। ठीक है, यही है ना, 15 और 5 मीटर, 15 मीटर है और 5 मीटर है। हमने क्या बताया था कि ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के देखिए कि यहाँ जो संख्या दिया है वो यहाँ दी गई संख्या से कट रहेगा नहीं। तो 6 के पहाड़ा में ना तो 15 आएगा, ना तो 5 आएगा, ये नहीं है एचसीएफ। 7 के पहाड़ा में ना तो 15 कटेगा ना 5 कटेगा, ये भी नहीं है। 8 के पहाड़ा में तो 15 कटेगा ना तो 5 कटेगा, ये भी नहीं है। लेकिन 5 के पहाड़ा में 15 भी कटेगा और 5 भी कटेगा, कटेगा ना, इसलिए यही इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो किस विधि से है, ये ऑप्शन दे करके बनाना है, ऑप्शन दे करके ही बना लीजिए। ठीक है, ज़्यादा समय उसमें नहीं जाता है। जब ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा हो तब जा करके उसको हल करना है, तो कहीं से जा करके हल
कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैथ को भी देखिए हम आपको बहुत ही जो भी चैप्टर पढ़ाएंगे ना आपको देखिए तो हम बेसिक चीज़ दे देंगे। इसलिए जो भी अभी तक नहीं जुड़े हैं भाई बहन, तो देखिए आपको जेटेट एग्जाम होने से पहले अगर 2 दिन भी बचा होगा तो आपको देखिए हम JCRT का पूरा कंप्लीट करवा रहे हैं, बाहर का नहीं करवा रहे, वो भी चैप्टर और PDF, चैप्टर के साथ PDF और क्लास भी मिल रहा है सिर्फ और सिर्फ 500 रुपये में। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइए। और यहाँ से अगर 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8 की तैयारी कर रहे हैं, तो दोनों के लिए अगर जुड़ते हैं तो आपको 800 रुपये में दिया जा रहा है। इसलिए जल्दी जल्दी जुड़ कर तैयारी कीजिए, क्योंकि हैंड रिटेन नोट्स किसी के पास नहीं है और कोई ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन यहाँ पर तो हम आपको चैप्टर बाय चैप्टर लिख के दे रहे हैं जो समझिए आपके लिए रामबाण काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। अगला प्रश्न है 3/7, 4/7 और 5/7 का मौसा ज्ञात कीजिए। 3/7, 4/7 और 5/7 का मौसा ज्ञात कीजिए। 1001 बारी मारने वाला प्रश्न है और ये MVVI प्रश्न है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में छपता ही अभी तक देखिएगा हर बार के एग्जाम में ये प्रश्न आपको रहा है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे करेंगे सो देख लीजिए। आपके पास प्रश्न है 3/7, 4/7, 5। ऊपर वाले को अंश कहते हैं, नीचे वाले को हर कहते हैं। ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर। ठीक है, देखिए अगर मौसा कहेगा, मौसा याद रखिए, इसमें मौसा भी आ सकता है और इसी प्रश्न को लसा भी हम कर सकते हैं। ठीक है, यदि मौसा पूछेगा, मौसा, तो ऊपर वाला यानी अंश वाला का मौसा और नीचे वाला का हर वाला का लसा निकालना है। क्लियर रहिएगा, मौसा पूछ रहा है तो अंश में मौसा होगा, यदि लसा पूछ रहा है तो अंश में लसा होगा, और इसका अनुसार यहाँ पर बना लेना आपको। ठीक है, तो जो पूछेगा उसका अंश में होगा और बाकी नीचे उसका अपोजिट के अंश का हर होता है, तो हर का लघुत्तम करेंगे। ठीक है, हम लोग को यहाँ पर समझ आ गया। तो मौसा के लिए अंश का मौसा और हर का लसा उल्टा होता है। अगर ऊपर का मौसा किए तो नीचे का लसा करना होगा, यदि ऊपर का लसा किए तो नीचे का मौसा करना होगा। क्लियर हो गया ना, यानी लघुत्तम और महत्तम दोनों निकलेगा, लेकिन महत्तम किसका निकलेगा? अगर मौसा पूछ रहा है तो अंश का महत्तम निकलेगा और हर का लघुत्तम निकलेगा। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया ना, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 3, 4 और 5 का लघुत्तम निकालिए, मौसा निकालिए। क्या निकालिए? मौसा। 3, 4, 5 का मौसा निकालिएगा। तो बताइए किसका पहाड़ा में 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा? तो 1 के पहाड़ा में ऑलरेडी 1 तिये 3, 1 चौके 4, 1 पच्चे 5, यानी 1 आएगा। और आप गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हो तो आप निकाल लीजिएगा। क्लियर, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। तो कितना आया? 1 आया मौसा। अब नीचे वाला का क्या निकालना है? लसा। नीचे वाला क्या निकालना है? लसा। तो 7, 7, 7 का लसा क्या होगा बताइए? 7 से जाएगा ना एक बार, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7, 7, यानी कितना हो गया? इसका लसा 7 हो गया। तो यहाँ पर 1 था, मौसा निकल, ऊपर वाला का मौसा निकल गया और नीचे वाला का लसा निकलेगा, तो ये कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लियर हो गया, यानी 1/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को कोई डाउट हो तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये वाला प्रश्न देखिए भिन्न वाला, एगो तो प्रश्न आपका एग्जाम में छप रहा है, एगो आपका एग्जाम में प्रश्न रहेगा, इसलिए आप सभी बना के जाइएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। यहाँ पर देखिए बनाया हुआ है कि अंश वाली संख्या का मौसा होता है और हर वाली संख्या का लसा होता है। क्लियर हो गया ना, तो 3, 4, 5 का मौसा और यहाँ पर 7, 7, 7 का लसा निकाला, 1/7 है। चलिए अब यह प्रश्न है, आपको कमेंट करना, आप सभी को 2/5, 3/5, 4/5 का मौसा क्या होगा? कमेंट कीजिए, हम आपको देख रहे हैं। 2/5, 3/5, 4/5, 1/5 क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ पर आप सबसे पहले देख लीजिएगा, मौसा निकालना है। मौसा तो ऊपर वाला का मौसा, अगर लसा कहेगा तो ऊपर वाला का लसा और नीचे वाला जस्ट उसका, अगर ऊपर मौसा है तो नीचे लसा होगा, अगर ऊपर लसा है तो नीचे मौसा होगा। क्लियर हो गया ना, तो इसमें क्या करना है बताइए हमको? जब हर सब बराबर है, सब क्या है आपस में बराबर है, और निकालना क्या है? मौसा। तो ऊपर वाले का मौसा होगा, यानी 2, 3, 4 का मौसा निकालिए। ठीक है, ये किससे जाएगा बताइए? किसी से नहीं जा रहा है, जा रहा है क्या? तो 2, 3 और 4 का आप मौसा निकाल लीजिए। तो 2 को देखिएगा तो 1, 2, 3 को देखिएगा तो 1, 3 और 4 को देखिएगा तो 1, 2, 4। तो इसमें क्या मिल रहा है आपको? 1 मिल रहा है। ऑप्शन क्या मिल रहा है? 1 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर, और 5, 5, 5 का क्या निकालिएगा बताइए? 5, 5, 5 का लसा निकालिएगा। तो 5, 5, 5 का हम लसा निकालेंगे तो 5 से देंगे तो 1, 1, 1, यानी 5 आंसर होगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर कितना हो गया? तो हर में हो गया 1 और अंश में हो गया, हर अंश में हो गया कितना? 1 और हर में हो गया 5, और यही हो गया आपका मौसा। ठीक है, मौसा यही हो गया। तो क्लियर हो गया, 1/5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है? आपको बताना है
इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है आपको बताना है। ठीक है, देखिए 3264, 72,456 या यहाँ पर देख लीजिए 9638, 76548 या सभी। ठीक है, देखिए अगर आपको नियम नहीं आता है, नियम आपको पता नहीं है कम समय में करने के लिए, तो आप क्या करेंगे, 3 2 6 4 में 2 से भाग लगा कर देखेंगे। बन तो जाएगा जरूर, बन जाएगा जरूर, लेकिन आपका जो 1 मिनट में बनना था वो आपके लिए यहाँ पर 10 मिनट लेगा और एग्ज़ाम टाटा बाय हो जाएगा। क्या है, आपको एक प्रश्न पर 1 मिनट ही समय है, एक प्रश्न पर 1 मिनट ही समय है, आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अब आपको एक प्रश्न पर कहीं 10 मिनट लग गया तो कहाँ पर मेकअप होगा, नहीं होगा ना। इसलिए सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है आपको बतलाना है। तो देखिए क्या कीजिएगा, आपको बता देते हैं। दी गई संख्या, कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य होती है वह कब होती है, जब उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक क्या होना चाहिए, 2 से विभाजित होना चाहिए। संख्या का इकाई अंक यदि 2 से विभाजित होगा तो दी गई संख्या 2 से विभाजित होगी। क्लियर हो गया। अब देखिए तब कैसे करेंगे, अब इसको समझिए। आपके पास दिया हुआ है 3264 ना, 3264 दिया हुआ है, आपको पता करना है कि 2 से विभाज्य है कि नहीं। तो इस संख्या का ये इकाई अंक है, ये दहाई, ये सैकड़ा और हजार अंक है ना। तो संख्या का इकाई अंक केवल देखिए ध्यान से 4, 4 2 के पहाड़ा से कटेगा कि नहीं, तो 2 दूनी 4 कट रहा है ना। यदि संख्या का इकाई अंक 2 से भाग लग जाता है तो वह संख्या 2 से विभाजित है, यानी यह 2 से विभाजित है। चलिए अब आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं। संख्या का इकाई अंक 6 2 से विभाजित है कि नहीं, तो 2 3 6 कट जाता है ना, ये भी विभाजित, ये भी विभाजित। संख्या का इकाई अंक 8 2 से भाग लगाइए, 2 चौके 8 कट गया ना, तो ये भी विभाजित, ए भी 2 से विभाजित है, बी संख्या भी 2 से विभाजित है, सी संख्या भी 3 से विभाजित है। राइट आंसर नीचे डी सभी है, डी में सभी लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर डी होगा। आपको अब पता चल गया होगा कि ट्रक भर की भी बड़ी संख्या है, ट्रक भर की। देखिए हम आपको दे दे 3 2 6 4 4 4 8 9 और 2। अब पूछे कि यह संख्या 2 से विभाजित है कि नहीं, इसमें से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। अब आप ऐसे मत कर लगिएगा, ले भैया हो गया, पुराना विधि से चल गया, समय खत्म हो जाएगा, टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा, एक बनेगा 10 मिनट लगेगा, ऐसा नहीं करना है। आपको सिर्फ कहाँ देखना था बताइए, आपको सिर्फ 2 देखना था। 2 के पहाड़ से भाग लगता है कि नहीं, तो 2 एकम 2। देखिए जो भी यहाँ पर देख रहे हैं, जो भी देख रहे हैं, आप एक काम कीजिएगा, घर में ऐसे भी भाग लगा के देख लीजिएगा, ऐसे भी भाग लगा के देख लीजिएगा, और जो नियम बताए वैसे भी देख लीजिएगा। अगर सही होगा तो आपका नियम सही है, लेकिन यह 100% सही है। आपको इसी तरह से एग्जाम में बनाना है, क्योंकि आता है। ठीक है, जो नोट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए PDF भेज दिया जा रहा है, भेज दिया गया है। दी गई संख्या का इकाई अंक यदि संख्या 0 2 4 6 8 हो तो वह कितनी भी बड़ी संख्या हो 2 से विभाजित होगी। यह याद रखिएगा, इकाई अंक देखिए यहाँ पर लिखा, दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, यानी 2 से कटने वाला है, ये सब 2 से कटने वाला है। तो ये सब 2 से कटने वाला जितना रहेगा वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक और प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। इनमें से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए को देखिएगा, तो नियम के आधार पर हमको क्या देखना था, इकाई अंक। इकाई अंक कितना है इसका, 3 है। 3 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं बताइए, नहीं लगेगा ना, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। अब चलिए दूसरा चेक करते हैं, तो इकाई अंक कितना है, 9। 9 में 2 से भाग लगेगा कि नहीं, नहीं लगेगा, इसलिए यह भी विभाजित नहीं है। चलिए अब सी नंबर चेक करते हैं, 2 से 6 है, तो 2 के पहाड़ा में 6 आता है कि नहीं, तो 2 3 6 आता है, कट गया, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है, यह संख्या 2 से विभाज्य है। डबल टिक कर दिए, ट्रिपल टिक है। अब यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट वाला 7 है, तो 7 में 2 से भाग लगाइएगा, 7 के पहाड़ा में 2 जो है 7 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए यह विभाजित नहीं है। ये तीनों विभाजित नहीं है, एक ही विभाजित है, सी। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। ठीक है, अब देखिएगा, आप बताइएगा संख्या 3 2 6 8 9 यह 2 से विभाजित है कि नहीं। यदि आप देख रहे हैं तो बनाने के बाद आप कमेंट कीजिएगा, होगा तो यस और नहीं होगा तो नो कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। चलिए अगला यहाँ पे देखिएगा, 3 का आ गए, 2 खत्म हो गया ना, 3 का आ गए। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी आपको बताना है। इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य होगी आपको बतलाना है। बताइए क्या कीजिएगा, आपको नियम पता नहीं रहेगा तो आप यही कीजिएगा, 321 हो
एकरा में 3 से भाग लगा के देखना आवा हो कि ना आवा हो, यही प्लान कीजिएगा ना। समय कितना जा रहा है नोट कीजिएगा। अबरी एकरो चेक कीजिएगा, चेक कीजिएगा। जब सब कोई यहाँ पूरी कट जाएगा तक ये यहाँ ही भाग लग रहा है। समय बहुत चल गया मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, और यहाँ पर आपको बस समय रहा ही नहीं। तो कैसे करेंगे देखिए, तो 3 के लिए नियम याद रखिएगा। इस सब संख्या को जोड़ दीजिएगा, सब संख्या को जोड़ के, अंकों को जोड़ के उसका योग यदि 3 से आ रहा होगा तो वह विभाजित होगा। यदि 3 से वह कट जा रहा होगा तो विभाजित होगा। तो इसको देखिए 3 2 1 यही लिखा हुआ है ना। तो इसको हम करेंगे, देखिए बड़ा एक बार बता देते हैं, फिर आप जल्दी भी कर लीजिएगा। 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 और 1 6। 6 जो है 3 के पहाड़ा में आता है कि नहीं आता है, तो 3 दूनी 6 कट गया ना, तो यह 3 से विभाजित है। चलिए अगला देखेंगे, अगला को भी इसी तरह से करेंगे। तो ये बी नंबर के लिए 7 + 4 + 1 + 5 + 4, यही है ना। 7 4 11, 1 12, 5 17 और 4 21, 21 है ना। 21 कटेगा कि नहीं 3 से, तो 3 7 21 कट गया ना। तो ये भी 3 से विभाजित है। अगला को भी चेक करना होगा कि 3 से कटता है कि नहीं, तो उसी तरह से कीजिएगा। तो 8 + 3 + 1 + 6 + 4 + 3 + 2, यही है ना। 8 3 11, 1 12, 6 18, 4 22, 3 25 और 2 27। 27 3 से भाग लगेगा कि नहीं, तो 3 9 27 कट जाएगा ना, ये भी कट गया। यानी ए भी 3 से विभाजित है, बी भी 3 से विभाजित है और सी भी 3 से विभाजित है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। आपका एक आंसर डी दिया है, सभी। तो 3 का नियम पता चल गया ना। क्या करना है, अंकों का योग कर लेना है और देखना है कि वो 3 से भाग लगता है कि नहीं। अगर लग गया तो सही है, नहीं लगा तो नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर दी गई सभी संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता है तो दी गई संख्या 3 से विभाजित होगी, ये नियम है। नीचे देखिए आपको बना भी दिया गया है, जो पीडीएफ लेते हैं इस तरह से, तो आप लोग भी इस तरह से बना करके देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हमको बताइएगा कि दी गई संख्या जो है यहाँ पर 2 3 6 4 5, ये 3 से विभाजित है कि नहीं, आप बना करके हमको कमेंट कीजिए। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप बना करके कमेंट कीजिए कि 2 3 6 4 5 जो है या 3 से विभाजित है या नहीं है। जल्दी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और बनाइएगा। क्लियर, चलिए अगला देखिएगा। इनमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित है, एक और प्रश्न है, इसको चेक कीजिएगा। तो इसको चेक करेंगे तो देखिए 5 2 7 और 1 8 आ रहा है। 8 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए नहीं होगा। आप जल्दी करेंगे। 6 3 9 3 12 6 18 7 25 आ रहा है। 25 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। अब देखिएगा 5 3 8 और 7 15, 15 आ रहा है। 15 3 के पहाड़ा में 3 5 15 कटता है, इसलिए यह 3 से विभाजित है। अब देखिए 6 4 10 और 7 17, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो राइट आंसर इसका क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरह से हम जल्दी चेक कर सकते हैं। भाग देने से अच्छा है कि आप इस तरह से इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है आपको बताना है। 32 94 639 549 या कौन सी संख्या जो है आपको 9 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो देखिए 9 का नियम क्या कहता है। अगर आप नहीं जानिएगा तो आप यही कीजिएगा, 32 94 में 9 से भाग लगा के सबको चेक कीजिएगा और जो कटेगा उसको लिखिएगा कि यह विभाज्य। लेकिन वैसे समय ज़्यादा चला जाएगा, हम लोगों को वो नहीं करना है। ठीक है, करना क्या है सो समझिए। तो 9 से विभाजन का जब आपको बताना होगा तो आप देखिए, जिसे आपके पास लिखा हुआ है 32 94, क्या लिखा हुआ है 32 94, इसको जोड़िएगा। तो जोड़ने का मतलब अंकों को जोड़ना है। तो 3 + 2 + 9 + 4, यही नहीं 4 गो अंक है, 1 2 3 4, जोड़िए। तो 3 2 5, 5 9 14 और 4 18, 18। ठीक है, 18 हुआ। इसमें भाग लगाएंगे हम कितना से, 9 से, तो 9 दूनी 18 कट गया ना, मतलब यह संख्या 9 से विभाजित है। तो जोड़ने पर जो योग आएगा, अगर वो 9 से विभाजित होगा, 9 से भाग लग जा रहा होगा, तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। तो पहला हो गया। दूसरा को चेक कीजिए, तो 6 3 9 और 9 18, ये भी संख्या 9 से भाग लगेगी ना, 9 दूनी 18, तो ये भी 9 से विभाज्य है। अगला देखिए 5 4 9 और 9 18, ये भी 18, 9 से 9 दूनी 18, ये भी भाग लग गया, तो ये भी 9 से विभाज्य है। अगला दूसरी तरह से देखेंगे, आगे जो दिया गया है, देखिए यहाँ पर आगे जो दिया गया है, 3 2 5, 5 6 11, 11 और 7 कितना हो गया 18, 18 6 24 और 3 27, 27 हो गया ना। इसमें 9 से भाग लगेगा कि नहीं, 9 तो 27 कट गया, यानी ये भी विभाजित है। यानी ए बी सी डी सभी संख्या जो है इसमें क्या है, विभाज्य है किससे, 9 से। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। क्लियर। अब देखिएगा नीचे, यदि यहाँ पर प्रश्न है, प्रश्न आपका है कि दी गई संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्लियर हो गया ना।
और नीचे देखिए उसका मेंशन भी आपको कर दिया गया है, ABCD सभी को यहाँ पर बना करके भी आपको दिखा दिया गया है। क्लियर है? चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, आपको बताना है। ABCD कौन होगा, चेक कीजिएगा। तो यहाँ पर 6 और 7 13, 3 16, 1 17, ये 9 के पहाड़ा में नहीं आएगा, इसलिए यह 9 से विभाजित नहीं है। 5 6 11 और 3 14 और 2 16, 16 9 के पहाड़ा में नहीं आएगा, इसलिए यह जो है 9 से विभाजित नहीं है। 8 7 15 और 3 15 3 18 और 9 27, 27 9 के पहाड़ा में आएगा, इसलिए यह 9 से विभाजित है। 7 6 यहाँ पर 13 और 3 16 और 4 20 और 5 25, ये 9 के पहाड़ा में नहीं आएगा, यानी इसका आंसर कौन सा सही हो गया। तो आपको 8 7 15 और 3 18 और 9 27, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो रहा है। तो आप 9 को समझ गए होंगे। यदि समझ गए तो सब कोई ओके लिखते चलिए, कमेंट में सब कोई ओके लिखते चलिए। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बहुत ही अच्छी बात है। इसी तरह से तैयारी करते रहिए। देखिए आप लोगों के लिए आज मैंने एक मेगा ऑफर चलाया गया है, जिसमें केवल 100 कैंडिडेट का ही जोड़ने का सुविधा है। आप इसके बाद नहीं कहिए कि हम नहीं जुड़ पाए, ठीक है। कितना किया गया है, तो 500 वाली कोर्सेज को आज से 100 कैंडिडेट जुड़ते तक आपको यहाँ पर जो है 351 किया गया है। आप अभी के अभी जुड़ने के बाद अपने दोस्तों को, जो पहले से जुड़े हुए हैं, आपको जोड़ने की ही देखिए हम सुविधा दे रहे हैं, आपको जोड़ने के लिए ही सुविधा दे रहे हैं। आप सभी शिक्षकगण जितने हो सके जल्द से जल्द जोड़ करके अपने भी ऑफर ले सकते हैं। तो यहाँ पर 351 रुपये में आप अभी जुड़ सकते हैं या अपने दोस्तों को जोड़ सकते हैं। तो जल्द से जल्द करेंगे, जिससे कि आपको किसी तरह का कोई समस्या नहीं हो, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। आपको देखिए यहाँ पर अगर आपको नहीं पता है तो आप 10 से भाग लगाएंगे, भाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप इसका नियम को जान जाइए, ठीक है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक देखिएगा, किसको देखिएगा, इकाई अंक को केवल देखिएगा, किसी को नहीं देखना है, इकाई अंक को केवल देखना है। अगर इकाई अंक 0 होगा, अगर इकाई अंक 0 होगा तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। तो इसमें इकाई, ये देखिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 इसी गिनते हैं ना। तो इकाई अंक 0 है, इसलिए 10 से विभाजित है। इकाई अंक 0 है, 10 से विभाजित है। इकाई अंक 0 है, 10 से विभाजित है, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्लियर हो गया, राइट आंसर सभी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दी गई संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी, नियम बनाया हुआ है, नियम दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये भी लिखा गया है कि इकाई अंक 0 10 से विभाजित है, इकाई अंक 0 10 से विभाजित, इकाई अंक 0 10 से विभाजित, राइट आंसर सभी। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है, आपको बताना है। इनमें से कौन सी संख्या 10 से विभाज्य है। तो 10 से विभाज्य के लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ABCD, कौन सा आंसर होगा, क्लियर होंगे। इकाई अंक 6 है, यह 10 से विभाजित नहीं है। इकाई अंक 5 है, यह 10 से विभाजित नहीं है। इकाई अंक 0 है, यह 10 से विभाजित है, क्योंकि 10 का नियम कहता है कि इकाई अंक 0 होना चाहिए। क्लियर। इकाई अंक 5 है, यह 10 से विभाजित नहीं है। तो राइट आंसर इसका कौन हुआ, सी हो गया। तो आप सभी समझ जाइएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। इनमें से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, आपको बताना है, ठीक है। देखिए 11 का अगर नियम नहीं पता तो आप क्या करेंगे, 11 से इसमें भाग लगाएंगे, 11 से भाग लगाएंगे तभी आपको क्लियर पता चल पाएगा। लेकिन ऐसे करना नहीं है, करना हम लोगों को क्या है 11 के लिए, उसको समझ लीजिएगा आप, ठीक है। देखिए ये संख्या जैसे 12, कितना है, 12 11 21, इसको चेक करना है कि 11 से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, देखिए अल्टरनेट संख्या, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके होता है, अल्टरनेट का मतलब एक छोड़ करके, अगर इसको लेंगे तो इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, ये अल्टरनेट संख्या होती है। तो अल्टरनेट संख्या को जोड़िएगा, तो अल्टरनेट संख्या मेरा बन गया। अब अल्टरनेट संख्या कौन कौन है थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अल्टरनेट संख्या देखिए 1 है, फिर देखिए इसका 1 है, फिर देखिए 1 है, मैंने जो सीधा चिन्ह वाला है वो एक साथ ले लिए। तो क्या जुड़ेगा बताइए, इसमें जोड़िएगा 1 1 2 और 2 4, 4 बनाना, अल्टरनेट संख्या 4 बना। अब इसको साथ ले लीजिएगा, तीर चिन्ह वाला एक साथ है, तो ये 2 हो गया, फिर एक 3 हो गया और फिर एक 4 हो गया। तो 4 - 4 तो कितना आ गया, 0। तो यदि अल्टरनेट संख्या का योग, अल्टरनेट संख्या का अंतर यदि 0, अल्टरनेट संख्या का अंतर 0,
या 11 में से कोई एक हो, चाहे 0 आ जाए चाहे 11 आ जाए, 0 या 11 में से कोई अंक हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। शायद आपको पता चला कि नहीं चला, एक बार अब इसको हम चेक करेंगे बी को। 3 0 8 इसी को करना है ना। अल्टरनेट संख्या, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक छोड़ करके होता है। तो मान लीजिए 3 लिए, तब फिर 0 को छोड़िए, फिर 8 को लीजिएगा ना। अब देखिएगा तो इसमें अल्टरनेट वाला को जोड़ लीजिए, तो जो टिक किया हुआ है वो एक सेम जाति का हो गया, तो उसको जोड़िएगा। तो 3 और 8 11, 11 में से घटाइए, किसको घटाइएगा, 0। तो 11 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा, 11। अब यह संख्या 11 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, ठीक है, आपको देखना है कि यह संख्या 11 से। तो हमने अभी नियम बताया था, क्या बताया था कि अंकों का अंतर कितना होना चाहिए, 0 या 11। तो एक अंकों का अंतर इसमें कितना है, 11 है, इसलिए यह भी 11 से विभाजित है, यह भी 11 से विभाजित। चलिए अगला चेक करते हैं, 143। 143 को आप चेक कीजिएगा, ठीक है। चलिए अल्टरनेट संख्या लेते हैं। तो अल्टरनेट मतलब एक छोड़ के होता है, तो ये पहले लिए तो इसको छोड़े फिर इसको लेंगे, ठीक है। अब जिसमें तीर चिन्ह है उसको एक साथ जोड़ लीजिए, इसको। तो 1 और 3 4, और इसमें से जो अपोजिट चिन्ह वाला है उसको भी जोड़ लेते, तो इसमें एक एक वही है तो इसको घटाइए। तो ये 4 को 4 में से घटाइए, तो 4 में से 4 गया, कितना बचा, 0। तो अंतर 0 होगा या 11 होगा, वह 11 से कटेगा, तो ये भी 11 से कटेगा, ठीक है। चलिए एक और बचा हुआ है उसको भी चेक करते हैं। 5 3 7 9 यही है ना, इसको हम चेक कर लेंगे कैसे। तो देखिए अल्टरनेट संख्या, तो 5 फिर 3 छूटेगा, फिर 7 लेंगे, फिर 9 छूटेगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, जो सीधा सीधा है उसको एक साथ जोड़ेंगे, जो चिन्ह है। तो 5 और 7 कितना हो गया बताइए, 12, और इसको भी एक साथ जोड़ेंगे, 3 और 9 कितना हो गया, 12। अब उसको घटाएंगे तो 12 में से 12 कितना बचा, 0 बचा ना। तो यदि अल्टरनेट संख्याओं का अंतर, अल्टरनेट संख्या को जोड़कर घटाने पर उसका अंतर 0 आएगा, तो वह संख्या जो है विभाजित हो जाएगी 11 से। क्लियर हो गया, यानी इसमें राइट आंसर ये होगा, सभी होगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर बनाया हुआ है, नोट्स आपको ट्रिक दिया गया है। दी गई सम संख्या के सम स्थान और विषम स्थान वाले संख्या के अंकों का अंतर 0 या 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। और ये यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से सम विषम करके बना दिया गया है, अल्टरनेट करके आपको बना दिया गया है। इसके बाद भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट अवश्य कीजिएगा। 5 रुपए का 20 पैसे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। 5 रुपए का 20 पैसे के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए, कितना होगा, ठीक है। चलिए तो जो पहले लिखा हुआ है वो ऊपर होता है, तो 5 रुपए हो गया, और 20 पैसा तो 20 पैसा हो गया, ठीक है, 20 पैसा हो गया। अनुपात कैसे निकलेगा, दोनों को सेम मिलाएंगे, तो 1 रुपया में 1 पैसा में है, बड़ा यूनिट रुपया है, रुपया वालों को पैसा में चेंज कर लेंगे, उसके बाद मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपया है और 20 पैसा है, ठीक है। 5 रुपया, 1 रुपया में कितना पैसा होता है आप लोग जानते होंगे, 1 रुपया में 100 पैसा होता है ना। तो रुपया को जब पैसा में चेंज करेंगे तो 100 से उसको गुना कर देंगे। क्लियर हो गया। तो अब देखिए 5 रुपये है, तो 5 गुने रुपया को पैसा में चेंज करेंगे तो 100 पैसा, और बट्टे यहाँ पर 20 पैसा, यही है ना, बट्टे कितना है, 20 पैसा, ठीक है। 1 0 से 1 0 कट गया। अब देखिएगा यहाँ पर कितना हो गया, 1 0 से 1 0 आपका कट गया। अब बच गया 2 बचा, और ये 5 बार में कट जाएगा, 2 पच्चे 10, तो ऊपर हो गया 25, ऊपर क्या हो गया 25, और नीचे हो गया अनुपात 1, नीचे हो गया 1, ठीक है। 25:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप सभी का भी आया होगा 25:1, देखिए किसमें है, इसमें है, यही इसका राइट आंसर होगा। बना करके भी हम लोग देख लिए, और जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं देखिए उनको यहाँ पर बनाया हुआ भी है 25:1, आप सभी बना लीजिएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को अबर देखिएगा, ठीक है, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या आंसर होगा। 3 मीटर का 100 सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करें। 3 मीटर का 100 सेंटीमीटर के साथ अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। क्या करेंगे, 3 मीटर है और नीचे 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये बड़ा मात्रक है मीटर, और सेंटीमीटर छोटा, बड़ा को चेंज कर लेंगे। तो 1 मीटर में कितना होता है बताइए, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तब यहाँ पर 3 मीटर है, 3 मीटर है, तो 3 मीटर में कितना होगा, 3 गुने 100 और सेंटीमीटर होगा, और बट्टे कितना है आपका 100 सेंटीमीटर, नीचे भी है, यही ना है। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, कितना बार में, 1 बार में। ऊपर कितना बच गया, 3, अब बट्टा के अनुपात ले लेंगे और नीचे 1 बच गया, 1, यानी 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3:1 किस में है आप देखिएगा, तो 3:1 बी में है,
बी ही इसका राइट आंसर होगा। आप लोग का भी आ रहा है, आप लोग भी बहुत सही सही बनाते चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। इसी तरह से बनाइएगा और सारा JCERT टेक्स्ट बुक का पूरा नोट्स यहाँ से देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। और सबको यहाँ से जुड़ करके तैयारी कर लेना है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, एक डब्बे में 5 लाल रंग के तथा 7 हरे रंग के पेंसिल है, ठीक है। पेंसिल 2 प्रकार का है, लाल रंग का है और हरा रंग का पेंसिल है। हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले पेंसिल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। हरा रंग वाले, देखिए पहले जो लिखता है वो ऊपर होता है और जो बाद में लिखता है वो नीचे होता है अनुपात में, याद रखिएगा। कभी लाल से हरा पूछेगा, हरा से लाल पूछेगा, तो इसको दिमाग में रखिएगा कि ऊपर कौन होगा। तो जो शुरू बार दिया है अनुपात बताने के क्रम में, हरा रंग वाले पेंसिल एवं लाल रंग वाले, दो पेंसिल का अनुपात क्या कीजिए। तो हरा रंग पहले है तो हरा रंग ऊपर होगा, लाल रंग बाद में है तो लाल रंग नीचे होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लाल रंग का गो देखिए 5 गो और हरा रंग का गो 7 गो। आपसे पूछा हरा रंग वाले का लाल रंग वाले के साथ, तो हरा कितना हो गया 7 और लाल कितना हो गया 5, 7/5 या इसी को लिखेंगे 7:5। तो 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आंसर कहाँ पर है। तो इसमें 4 ऑप्शन था, देखिए 5:7, 7:5, 5, 4:5, 6:7। तो आपका कितना आया 7:5 आया, तो 7:5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले पूछा था हरा रंग का लाल रंग के साथ अनुपात, तो हरा रंग का अनुपात लाल रंग कर दिए, 7 था हरा रंग और लाल था 5 रंग, 7:5 यही राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए हम आपको कहीं का बाहर का कुछ भी प्रश्न नहीं दे रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि जैक का एग्जाम है और जैक अपने ही टेक्स्ट बुक से लेता है। हम केवल उसके टेक्स्ट बुक का चैप्टर बाय चैप्टर आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। 3 छाता का मूल्य 180 रुपया है, 3 छाता का मूल्य 180 रुपया है, तो 7 छाता का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। देखिए इस तरह का प्रश्न आएगा, ये एक एक नियम पर आधारित है। 3 छाता का मूल्य 180 रुपया है, तो 7 छाता का मूल्य ज्ञात करें, ठीक है। देखिए 3 छाता का मूल्य 180 है, यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त हुआ और दूसरा प्रश्न यहाँ से शुरू होता है। तो आप याद रखिएगा आपको बनाना किधर से होता है, ये जो दूसरा तरफ से लिखा हुआ उसमें छाता दिया हुआ है, तो दूसरा का छाता और पहला का छाता मिल रहा है ना, तब पहला वाला में दोनों चीज़ दिया है, इसलिए पहला वाला से स्टार्ट करेंगे लिखना। तो 3 छाता का मूल्य इस तरह से लिखेंगे, 3 छाता का मूल्य 180 रुपया है। यहाँ पर देखिए रुपया तरफ से भी हम स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर देखना है दूसरा वाक्य में जो शुरू होता है कि वहाँ पर क्या शुरू किया है, ठीक है, क्या आपसे पूछा है निकालने के लिए, उसी की तरफ से लिखेंगे। छाता पूछा है इसलिए छाता तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो एक छाता का मूल्य कितना हो जाएगा बताइए, एक छाता का मूल्य निकाल लीजिएगा, तो 180 और बट्टा 3 हो जाएगा, 3 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक। तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि 7 छाता का मूल्य ज्ञात करें, 7 छाता का मूल्य ज्ञात करें। तो 7 गुने एक छाता का कितना आ गया 60 रुपया आ गया। अब 7 गुने 60 की जगह तो 420 रुपया लगेगा, कितना लगेगा 420 रुपया। 420 रुपया किस में है, डी में है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए एक एक नियम से 3 छाता 180, एक छाता 180/3, 7 छाता यानी 7 से गुना कर दें, ये कटा 420। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया, किसी को दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला देखिएगा। बिजली का एक खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। यहाँ पर एक प्रश्न समाप्त हुआ, इसमें दोनों चीज दिया हुआ है, ऊंचाई भी दिया हुआ है और छाया भी दिया हुआ है। और दूसरा जब स्टार्ट कीजिएगा तो उसमें कोई एक चीज दिया हुआ रहेगा। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर है, जिसकी छाया 12 मीटर। आपको इसमें दिया क्या है, 12 मीटर दिया है छाया, ठीक है। तो आप छाया की तरफ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा, किसके तरफ से स्टार्ट कीजिएगा, छाया की तरफ से स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो आपसे यहाँ पर देखिएगा, आपसे पूछा है बिजली खंभा 28 मीटर ऊंचा है और उसकी छाया 16 मीटर है। समान स्थिति में उस पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें जिसकी छाया 12 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा 28, यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें 28 मीटर, ठीक है। देखिए इसको यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, 28 मीटर, 22 मीटर, 24 मीटर, 21 मीटर, ठीक है। तो देखिए आपसे पूछा क्या था कि यहाँ पर छाया 12 मीटर दिया हुआ है, तो आपको बोला कि छाया की तरफ से आप स्टार्ट कीजिएगा, ठीक है। तो छाया किधर से लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर 16 मीटर है, तो 16 मीटर छाया कितना ऊंचा पेड़ का है, 28 मीटर ऊंचा पेड़ का है, ठीक है। तो आपसे पूछा तो 1 मीटर पेड़ की छाया कितना बनेगा, एक मीटर पेड़ की छाया कितना बनेगा, 1 मीटर छाया, तो आपका हो जाएगा 28/16 हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा 12 मीटर के लिए कितना ऊंचाई होगा, 12 मीटर के लिए, तो 28/16
और गुने कितना हो जाएगा 12। ठीक है, हम लोग देखते हैं 4 तिया 12, 4 चौके 16 और 4 सते 28 और 17 21। ठीक है, कितना होगा 21। तो इसका राइट आंसर कितना आ रहा है 21 मीटर आ रहा है। ठीक है, 21 मीटर किस में ऑप्शन है देखिएगा, डी में ऑप्शन है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।